हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? शुरू करते हैं आज का चैप्टर। मेरा नाम है अंजलि नागर और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सिविक्स का चैप्टर 1 पावर शेयर। तो बेटा बोर्ड्स के एग्जाम में ना इस चैप्टर से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं और 6 मार्क्स कितनी इंपॉर्टेंस कैरी करते हैं ये आप सभी को पता है, क्योंकि 5 मार्क्स की 1% बनने वाली है बेटा। तो टोटल 1% अगर आप लोग क्या हो, अगर आप लोग को स्कोर करना है 90% और अगर वो 1% चलेगी तो उसका दर्द बहुत होगा ना। तो पावर शेयरिंग शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा बैक टू द हिस्ट्री ले जाती हूँ। दैट इज़ आपने क्लास 8 तक डेमोक्रेसी समझा। अब डेमोक्रेसी का हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी डेमोक्रेसी? क्योंकि डेमोक्रेसी से पहले बेटा मोनार्की चल रही थी। क्या चल रही थी? मोनार्की चल रही थी और कुछ देशों के अंदर तो डिक्टेटरशिप भी चल रही थी। अब डिक्टेटरशिप और मोनार्की जैसी एक गवर्नमेंट, एक रूलिंग के अंदर जो है, एक रूलिंग साइड्स के अंदर जो है, आपको थोड़ी-सी फ्रीडम मिलने लगती है, आपको थोड़ी-सी पावर एन्जॉय करने को मिलने लगती है, किसके अंदर? डेमोक्रेसी के अंदर। तो इसीलिए हम पावर शेयरिंग पढ़ेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी की एक स्प्रिट होती है पावर शेयरिंग, ठीक है? तो इस चैप्टर को मैं शुरू करने से पहले आप लोगों के साथ ना कुछ क्वेश्चंस इस चैप्टर के जो है डिस्कस करने वाली हूँ, जो क्वेश्चंस हम इस पूरे चैप्टर में आगे जाके जो है कंटिन्यू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अगर किसी भी देश के लोग जो हैं, जो अलग-अलग कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं, उनमें से अगर कोई एक कम्युनिटी बाय एनी चांस डिस्क्रिमिनेटेड फील कर रही है या फिर उसको जो है इक्वल अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही है, तो वो अगर अपनी गवर्नमेंट से डिमांड करे कि नहीं हमें ये चीज़ें चाहिए, हमें पावर शेयरिंग होनी चाहिए हमारे देश के अंदर, जो कि नहीं हो रही होगी मे बी उस पॉइंट तक, तो उस देश को उसके लिए क्या करना चाहिए? उस देश को ये सारी चीज़ें कैसे हैंडल करनी चाहिए? ये है हमारा पहला जो है क्वेश्चन, जो हम 2 स्टोरीज़ के साथ में समझेंगे इस चैप्टर के अंदर। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा आता है, इट इज़ कि क्या नीड है पावर शेयरिंग की बेटा? पावर शेयरिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसकी नीड के लिए हमें पर्टिकुलर रीज़न समझने पड़ेंगे कि पावर शेयरिंग होगी तो क्या होगा, नहीं होगी तो क्या होगा। तो इसीलिए नीड और उसकी इम्पोर्टेंस समझना ज़रूरी है, जो कि हम इस चैप्टर में आगे जाके पढ़ने वाले हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कि पावर शेयरिंग डिवाइड किस-किस के बीच में होती है? पावर शेयरिंग डिवाइड होती है बेटा आपके जो है मल्टीपल जो है फॉर्म्स होती हैं गवर्नमेंट की, उनके बीच में पावर शेयर होती है। अब वो फॉर्म कौन-सी होती हैं, उनके बीच में पावर शेयर कितनी होती है, ज़्यादा होती है, कम होती है, वो सारा हम इस चैप्टर में डिटेल में आगे जाके पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के साथ में, जो आपसे पूछ रहा है कि अगर एक जो है नेशन के अंदर जो है पावर शेयरिंग होती है, तो वो उसे कैसे हैंडल करता है। तो इसके लिए हम आपको जो है 2 स्टोरी पढ़ने वाले हैं। पहली है आपकी बेल्जियम की स्टोरी, ठीक है? बेल्जियम की स्टोरी एंड दूसरी है आपकी श्रीलंका की स्टोरी। तो श्रीलंका तो आप लोगों ने नाम पहले सुना भी होगा, ठीक है? इट इज़ अ कंट्री इन एशिया, ठीक है? एशिया में एक छोटी-सी कंट्री है और इसी तरीके से बेल्जियम भी जो है आपकी यूरोप के अंदर एक छोटी-सी कंट्री, ठीक है? तो ये दोनों ही देश के बारे में हम एक-एक करके पढ़ेंगे। पहले हम थोड़ी-थोड़ी इनसे इंट्रोडक्शन करा देते हैं बेटा। जैसे हमारा बेल्जियम है, अगर मैं बेल्जियम की बात करूँ तो एक छोटा-सा कंट्री है। क्या है? एक स्मॉल नेशन है, ठीक है? और स्मॉल नेशन कहाँ है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन बेल्जियम, ठीक है? अगर मैं इसकी बेसिकली एरिया स्मॉल बोल रही हूँ तो एरिया तो बताना ज़रूरी है ना? तो इसका एरिया को मैं कंपेयर कर सकती हूँ हरियाणा के एरिया से, ठीक है? हरियाणा का एरिया जो है ना, हमारे यहाँ छोटा-सा जो स्टेट है, इस पूरी कंट्री का एरिया बेटा जो है हरियाणा के एरिया के बराबर सा ही है। मतलब एग्ज़ैक्टली तो सेम नहीं है, बट हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो सकते हैं, हरियाणा के एरिया से सिमिलर है। यहाँ पर लोग कितने हैं? पॉपुलेशन कितनी है? क्या इंडिया जितनी पॉपुलेटेड है बेटा? पॉसिबिलिटी ही नहीं है, इतने तो नहीं है यहाँ पर। बट हाँ, हमारी हरियाणा के अंदर अगर 2 करोड़ लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पर हाफ पॉपुलेशन है। सॉरी, यहाँ पर क्या है? हाफ ऑफ हरियाणा है, ठीक है? तो दैट वी कैन से कि आपकी जो एनसीईआरटीज़ हैं, उनमें मेंशन है ओवर लिटिल ओवर 1 करोड़, ठीक है? तो 1 करोड़ की पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है, ठीक है? तो और एक और चीज़ बताऊँ बेटा, बेल्जियम है बहुत ही मतलब छोटी-सी कंट्री, लेकिन इसके आस-पास जो है वो बड़े सुंदर-सुंदर देश हैं। जैसे फ्रांस हो गया, आपका नीदरलैंड हो गया, आपका लक्ज़मबर्ग हो गया, आपका जर्मन लोग हो गए। तो इसका इफ़ेक्ट यहाँ पर भी ठीक है? अब फ्रांस आस-पास है, जर्मन आस-पास है, तो यहाँ पर जो है एक इश्यू है जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, वो है यहाँ की ये जो पॉपुलेशन है ना 1 करोड़, ये एक ही ग्रुप की नहीं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एथनिक कॉम्पोजिशन, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है?
एथनिक वर्ड क्या होता है ना, एथनिक बेटा उन लोगों को कहते हैं, उन लोगों का एक ग्रुप होता है, जिस भी लोगों का जो भी लोग हैं वो एक ग्रुप में, अगर हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप की बात करें, जिनका सेम हिस्ट्री हो, जिनकी सेम लैंग्वेज बोलते हो, जो आपका आइदर वो सेम ट्रेडिशन फॉलो करते हो, कल्चर फॉलो करते हो, रिलीजन सेम हो, तो हम उन्हें एथनिक ग्रुप में कह देते हैं, ठीक है? जिसकी डेफिनेशन मैं आगे जाके आपके साथ डिस्कस करूँगी। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझो, एक ग्रुप जिसका एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ कल्चर फॉर्मिंग हो, जिसके एंसेस्टर में भी एक हो, ठीक है? तो ऐसी कम्युनिटी को हम एक तरीके से एथनिक कह देते हैं, ठीक है? तो अभी मैंने आपको बोला कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एथनिक कंपोजिशन, बेटा इंडिया में ही देख लो आप, कितने अलग-अलग तरह के लोग जो हैं, जिनका अलग जो है कल्चर है, अलग उनका जो है रिलीजियंस है, वो यहाँ पर रहते हैं। लैंग्वेज भी हमारे यहाँ पर, अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज हम लोग बात करें, तो 20 प्लस लैंग्वेजेस यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है? तो वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम आवर ओन एक्सपीरियंस कि कितनी ज़्यादा हमारे यहाँ इतनी कॉम्प्लेक्स पॉपुलेशन है। इसी तरीके से बेल्जियम जैसी छोटी-सी जगह पे कितनी जो है वहाँ पर भी जो थी क्या थी कि आपकी जो पॉपुलेशन थी, वो एथनिक वाइज़ कंपोज़िशन जो थी उसकी वो कॉम्प्लेक्स थी। इसका क्या मतलब है? मैंने बताया कि बेल्जियम के आस-पास जो देश थे, उसमें से फ्रांस, जर्मन, नीदरलैंड और लक्ज़मबर्ग जैसे देश थे। यहाँ की पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, तो कंट्री में पहली जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी, वो थी डच। डच बोलने वाले जो थे, डच स्पीकर यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोकेट करते थे। ठीक है, कितने थे बेटा ये? ये लोग थे आपके टोटल, अगर हम बात करें तो दीज़ वर आपके, कैन एनीवन गेस? क्या 70%? नहीं, 70% तो नहीं है, इसका आप कह सकते हो 50% आपके डच स्पीकर यहाँ पर रहते थे, ठीक है? सेकंड आपके थे यहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, एज़ वहाँ पर पास में देश है, तो वहाँ के इन्फ्लुएंस की वजह से हम देखेंगे कि वहाँ पर 49% आपके जो थे फ्रेंच स्पीकिंग लोग, ठीक है? इसके अलावा एक थर्ड ग्रुप भी था, जो यहाँ पर जर्मन बोलते थे, ठीक है? तो जर्मन जो बोलते थे वो सिर्फ 1% थे, इनका ज़्यादा अमाउंट नहीं, ठीक है? दे वर इन स्मॉल अमाउंट ओनली, ठीक है? तो ये तो होगी पूरी ओवरऑल कंट्री की कंपोज़िशन, ठीक है? लेकिन ये सारा केस बिल्कुल जो है सेम नहीं था वहाँ की कैपिटल सिटी के। जो कैपिटल सिटी थी आपकी बेल्जियम की, उसके अंदर ये सेम चीज़ें नहीं रिपीट हो रही थी। वहाँ पर जो डच थी, जो ओवरऑल कंट्री में मेजॉरिटी में थी, वो यहाँ पर माइनॉरिटी में, और माइनॉरिटी में भी सिर्फ कितनी? सिर्फ 20% थी यहाँ पर भी, ठीक है? और जो यहाँ पर फ्रेंच थे, वो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपके कितने थे? वो यहाँ पर मेजॉरिटी में थे, और ये लोग थे आपके 80%, ठीक है? अब ये जो 80% लोग थे, अगर हम इस मैप को आपको यहाँ पर दिखाएँ, तो इस मैप में ये वाला जो एरिया है आपका, यहाँ पर रहते थे आपके, कौन रहते थे यहाँ पर? ये है आपका फ्लेमिश रीजन, ठीक है? फ्लेमिश रीजन, यहाँ पर रहते थे आपके डच, ठीक है? जो आपके 50% थे ओवरऑल कंट्री में, ठीक है? ये जो रेड पोर्शन है, ये है आपका वेलोनिया रीजन। वेलोनिया रीजन में रहते थे आपके फ्रेंच स्पीकिंग लोग, ये थे आपके 49% एज़ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, और ये जो आपका लाइन वाला इलाका है, इसमें आपके जर्मन लोग रहते थे, जो बचे रिमेनिंग 1%, ठीक है? तो ये 1% लोग यहाँ पर रहते थे। ये मैप है आपका, देख लीजिए, छोटा-सी ही जगह है, ज़्यादा जो है डिफरेंस नहीं है उसके अंदर, अगर हम बात करें, ठीक है? तो ये हमारा बेसिकली बेल्जियम की सिचुएशन थी, ठीक है? अभी जो बेल्जियम की ओवरऑल सिचुएशन थी, इसमें इश्यूज़ यही थे कि भई डच ओवरऑल तो जो है वो मेजॉरिटी में है, बट जो कैपिटल सिटी है वहाँ पर क्या है, वो माइनॉरिटी में, ठीक है? और इश्यूज़ में ये होने लगे कि ये इश्यू में ये हुआ कि जो फ्रेंच थी, ठीक है? फ्रेंच लोग जो थे आपके ज़्यादा एजुकेटेड थे, ये रिच भी थे और इनके पास पैसा भी था और ये पावरफुल भी थे। ओवरऑल कंट्री में जो माइनॉरिटी में फ्रेंच लोग थे, वो रिच थे और पावरफुल थे। वहीं जर्मनी लोग जो थे, जर्मन वाले जो लोग थे, जो लैंग्वेज बोला करते थे, बेटा वो लोग क्या थे? वो एक तो माइनॉरिटी में भी थे, ऊपर से वो बहुत ही ज़्यादा लैक में थे अपॉर्च्युनिटीज़ के। यानी उन्हें प्रॉपर प्रॉपर एजुकेशन, ठीक है? जो इन्हें मिली, प्रॉपर एजुकेशन, एंड इन लोगों को जो आपका इकोनॉमिकल ग्रोथ थी, वो बहुत डिले मिली। क्या हुई? इकोनॉमिकल ग्रोथ इनकी बहुत लेट हुई, इनको बहुत बाद में जाकर मिली, इनको नहीं मिलती थी, ये बहुत कम थी, वेरी लेस।
वहीं जो अगर हम बात करें मेजॉरिटी की, जो कि डच लोग थे, वो मेजॉरिटी एन्जॉय तो कर रहे थे, कहाँ पर? लेकिन सिर्फ ओवरऑल में, ठीक है? जो कैपिटल सिटी थी, वहाँ पर फ्रेंच लोग जो थे वो पावरफुल भी थे और प्लस वो लोग क्या थे कि उन लोगों को मेजॉरिटी भी मिल रही थी कैपिटल सिटी के अंदर, ठीक है? तो इन लोगों के बीच में थोड़ी-सी टेंशन होनी शुरू हो गई 1950s से लेकर आपकी 1970s तक इनके बीच में थोड़ी-सी टेंशन चलती रही कि इन लोगों का थोड़ा बहुत यही होता रहा कि मुझे ये चाहिए, ठीक है? तो ये थी आपकी छोटी-सी कहानी बेल्जियम। अब वहाँ की गवर्नमेंट ने इनके लिए क्या किया, वो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। पहले हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी के बारे में, नेक्स्ट कंट्री के बारे में, जो कि हमारी छोटी-सी कंट्री है। उससे पहले मैं आपको एथनिक के बारे में बता देती हूँ। डेफिनिशन एज़ आई टोल्ड यू कि इज़ रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोग हैं, एक ही ग्रुप के लोग हैं, जो कि सेम कल्चर जो है फॉलो करते हैं। जो क्या करते हैं, सेम कल्चर, सेम लैंग्वेज फॉलो करते हैं, हिस्ट्री उनकी सेम है, उनके एंसेस्ट्री यानी पूर्वज सेम है, उनके रिलीजियस सेम हो सकते हैं या फिर उनके फिजिकल ट्रेट भी सेम हो सकते हैं, दिखने में एक से हो सकते हैं। जैसे अफ्रीकन पीपल्स आर लुक अलाइक, ठीक है? नॉर्थ इंडियन पीपल्स लुक अलाइक, साउथ इंडियन पीपल लुक अलाइक, ठीक है? तो बट ऐसे ही हम क्या करते हैं, उनको एक ग्रुप में डिवाइड करते हैं, उनकी ओरिजिन और उनके कल्चर और उनके ट्रेडिशन और उनके फिजिकल ट्रेट्स के बेसिस पर, इवन लैंग्वेजेस के बेसिस पर, ठीक है? तो इसको हम एथनिसिटी या एथनिक हम इस टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं। चलो अब मूव करते हैं अपनी श्रीलंका द सेकंड कंट्री। देखो बेटा, श्रीलंका भी एक स्मॉल कंट्री है आपकी। कहाँ लोकेट करती है ये? अगर इसकी बात करें तो ये एशिया की कंट्री है। हमें पता ही है हमारे जो इंडिया है, इंडिया के नीचे बिल्कुल ये लोकेट करती है एंड इट इज़ अ कंट्री, वो आइलैंड है, ठीक है? क्या है ये? आइलैंड है। यानी इसको 3 ये बेसिकली पानी से कवर्ड है सारी तरफ से, अपनी तीनों तरफ से, ठीक है? तो इंडिया के ये कनेक्टेड है तमिल स्टेट से, पहले से कनेक्टेड थी ये, ठीक है? ओके? तो इसका भी हम कंपैरिज़न अगर करें, तो इसका एरिया की अगर मैं बात करूँ, तो एरिया इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द हरियाणा एंड पॉपुलेशन, इसका मेन है पॉपुलेशन, वो भी इसकी जो है हरियाणा की पॉपुलेशन के बिल्कुल इक्वल ही है, ठीक है? यानी यहाँ की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 2 करोड़ है, ठीक है? अब यहाँ पर भी हमें जो है कॉम्प्लेक्स एथनिक कंपोज़िशन ऑफ पॉपुलेशन फेस करने को मिलती है। यहाँ पर पिछले केस की तरह नहीं, वहाँ पर तो 50% से मेजॉरिटी में थी। यहाँ पर इश्यू ये है, यहाँ पर जो मेजॉरिटी में लोग हैं, वो 74% ठीक है? यहाँ पर 74 सिन्हाला लोग थे, ठीक है? सिन्हालीज़ लैंग्वेज बोलने वाले सिन्हाला लोग यहाँ पर 74% थे। इसके अलावा यहाँ पर 18% आपके कौन थे? 18% आपके तमिलियंस थे, तमिल बोलने वाले, ठीक है? तो इस तमिल में भी जो लोग थे, जो यहाँ पर सिन्हाला स्पीकर्स हो गए ये, ठीक है? और ये हो गए आपके तमिल स्पीकर। अब ऐसा नहीं है, ये तमिल स्पीकर भी एक ही ग्रुप के हैं, यानी एक ही सब एक से हैं। इसके ओरिजिन पर बेस डिफरेंस करता है। कुछ लोग तो तमिल जो ओरिजिनल, जिनके एंसेस्टर्स भी जो है अबओरिजिनल कहाँ के थे, वो श्रीलंका के ही थे। उनको वो लोग बोला करते थे श्रीलंकन तमिल, ठीक है? और जो इंडिया से माइग्रेट हुए थे वहाँ पर, उनको वो लोग बोलते थे इंडियन तमिल। अब इंडिया से क्यों माइग्रेट हुए थे? कैन एनीवन टेल मी? यस, तो देखिए, आपको बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया और जो श्रीलंका था, उनके बीच में ट्रैवल कर जाते थे लोग जो है तमिल से डायरेक्ट, ठीक है? माइग्रेट कर जाया करते थे और वो रीज़न उनका था क्योंकि वहाँ पर होता था प्लांटेशन। ठीक है? तो एज़ अ प्लांटेशन वर्कर फॉर द जॉब पर्पसेस वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते थे, वर्कर्स की तरह वो श्रीलंका पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? श्रीलंका पहुँच गए, ठीक है? ये श्रीलंका का बेटा आपका मैप है, तो ये इस तरीके से दिखाई देता है, जहाँ पर आपका येलो कलर, आपका जितना भी मेजॉरिटी येलो कलर है, इट शोज़ कि ये पूरा येलो कलर सिन्हालास का है, ठीक है? ठीक है? एंड जितना भी आपका ये ग्रेइश रीजन है, ये जो डार्क ब्राउन रीजन है, ये आपका इंडियन तमिल्स के लिए है। बहुत कम है आपको देखने का मिलेगा। एंड इसके अलावा जितना भी आपका जो लाइट कलर है, ये आपका श्रीलंकन तमिल्स के लिए है।
और ये जो डॉट 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 है, ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, ठीक है? तो अभी यहाँ पर हम लोग या बैक टू द टॉपिक आते हैं, दैट इज़ श्रीलंकन तमिल के बारे में हम लोग फोकस कर रहे थे। तो श्रीलंकन तमिल हमारे बेटा यहाँ पर कितने थे? आपके ओवरऑल 13% यहाँ पर श्रीलंकन तमिल थे और उसमें से 5% ही आपकी इंडियन तमिल। तो ये ओवरऑल बात हो रही है वहाँ पर कि उनकी एथनिक कितनी कंपोजिशन कॉम्प्लेक्स थी, उसको हम यहाँ पर डिस्कस किए। लैंग्वेज बेसिस पर अभी हमने सिर्फ पढ़ा है, लेकिन अगर मैं रिलीजियस बेसिस की भी बात करूँ तो बेटा इसमें से मेजॉरिटी जो थी वो सिन्हाला की थी, ठीक है? मेजॉरिटी सिन्हालास। अब ऐसा नहीं है कि सिन्हालास सारे ही, ठीक है? तो बेसिकली कुछ को छोड़ के सब बुद्धिज़्म फॉलो किया करते थे। ठीक है बेटा, तो मतलब सिन्हालास ज़्यादातर सिन्हालास बुद्धिज़्म फॉलो किया थे करते थे, तो बुद्धिस्ट उनका मेन जो था रिलीजन वहाँ का था, देश का, ठीक है? इसके अलावा जो ये थे तमिल्स थे, ये आइदर इसमें से भी ज़्यादातर तमिल्स जो हैं, हिंदू और मुस्लिम्स में डिवाइडेड थे, ठीक है? और इसमें से भी दोनों से अगर हम उन बचे हुए लोगों को मिला लें, जो ना जो बुद्धिस्ट हैं, ना हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, वो थे आपके क्रिश्चियंस। ठीक है? तो सम वर क्रिश्चियंस जो कि बोथ थे आपके आपके जो है सिन्हाला भी थे बट सिन्हाला भी थे एंड आपके कौन थे? दिस तमिल्स भी थे, ठीक है? तो यानी उनका लैंग्वेज बेसिक पर बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है एथनिसिटी। उनका जो है रिलिजियस बेसिस पर भी जो उनका एथनिसिटी है बहुत कॉम्प्लेक्स है। लेट्स नाउ मूव टुवर्ड्स अनदर टॉपिक जो कि है वहाँ पर रिजल्ट हुआ। वहाँ पर धीरे-धीरे ये जो सिन्हाला लोग थे, जो 74 ये जो 74% सिन्हाला लोग थे, जो कि मेजॉरिटी में थे, इन्होंने मेजॉरिटेरियनिज्म का रास्ता चूज़ कर लिया। इन्होंने डोमिनेंस करना शुरू कर दिया कम जो माइनॉरिटी के लोग थे बेटा। सिंस दे वर इन मेजॉरिटी तो इन्हें बहुत आसान लगी ये चीज़ और उन्होंने कंट्रोल अपना करना शुरू कर दिया। एंड द फर्स्ट थिंग जो हम इसका एज़ अ प्रूफ बोल सकते हैं वो है आपका 1956 का ये एक्ट क्या था? इस एक्ट के तहत बेटा एक चीज़ मैं बता दूँ, जो श्रीलंका है उसको अपनी इंडिपेंडेंस 1948 में मिली, ठीक है? हमसे 1 साल बाद। और इस देश के आज़ाद होने के बाद में 1948 के आज़ाद होने के बाद में इसने अपनी गवर्नमेंट बनाई होगी बेटा, ठीक है? आज़ाद हो गए तो गवर्नमेंट फ़ॉर्म करेगा ना। तो जो उस टाइम पे मेजॉरिटी में थे यानी सिन्हालास, तो उनके ही लीडर्स की जो थी, रिप्रेजेंटेटिव की ही जो थी, आपकी गवर्नमेंट निकल कर आई। तो सिन्हालास की गवर्नमेंट बनी आफ्टर द इंडिपेंडेंस एंड जिस सिंस ये सिन्हालास की गवर्नमेंट थी तो इन्होंने एक लॉ पास करा इन द ईयर 1946 जो कहता था ओनली सिन्हाला सिन्हालीज सॉरी विल बी कंसिडर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है? यानी उन लोगों ने बोल दिया सिर्फ आपकी जो है लैंग्वेज जो होगी वो आपकी सिर्फ और सिर्फ सिन्हालीज होगी, ठीक है? तो इसका क्या मतलब है उन लोगों ने तमिल लैंग्वेज को कोई जगह ही नहीं दी, ठीक है? उन्होंने इसको क्या कर दिया डिसरिगार्ड। और जब इन्होंने इसको डिसरिगार्ड कर ही दिया तो जो लोग हैं तमिल लोग बेटा उनके अंदर जो है ये फीलिंग आई कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है? अब ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है बेटा कि आप अगर कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम लिखोगे कल को तो उसमें आपको जो है सिन्हालीज लैंग्वेज में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है? सेकेंड चीज जो यहाँ पर हम लोगों को ज्यादातर देखने को मिली वो थी प्रेफरेंशियल पॉलिसीज, ठीक है? सपोज जो इंसान है दिस इज हमारा जो है इसका नाम ले लेते हैं एक्स, ठीक है? इसका हम ले लेते हैं वाई। डोंट बी लाइक दैट कि मैं मैथ नहीं पढ़ा रही, ठीक है? जस्ट हम उनके नाम ले, ठीक है? अब एक्स जो है वो सिन्हाला कम्युनिटी से है, वाई जो है वो तमिल, नो मैटर कौन सा तमिल है बट तमिल, ठीक है? अब इस तमिल में भी होने के बाद जो है इन दोनों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है और इन दोनों ने एक जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया,
दोनों की सारी चीजें सेम हो रही थी, सब चीजें दोनों ही बेस्ट है, बट जॉब मिली सिन्हाला। क्यों मिली? क्योंकि वो सिन्हाला था। ठीक है? यानी वहाँ पर प्रेफ़रेंशियल पॉलिसीज़ होने लगी। वहाँ पर क्या होने लगी, अगर कहीं पर एजुकेशन के लिए कोई राइट होंगे, कहीं पर कोई बच्चा जो है अपनी जॉब के लिए कहीं पर जाएगा, तो वहाँ पर सबसे पहले सिन्हालास को मिलेगी जॉब, बाकी जो बच जाएगी वो मिल जाएगी आपके तमिल लोगों को। तो ये इश्यूज़ जो है वहाँ पे बेचारे तमिलियन को फेस करने पड़ रहे थे और इसके बाद जो लास्ट जो था होता है रिलीजन। भाई किसी भी कम्युनिटी के लिए अपना रिलीजन बहुत इम्पोर्टेंट होता है और वो चाहता है कि जिस देश में वो इंसान ये चाहेगा कि जिस देश में वो रह रहा है कि उस देश की गवर्नमेंट उसकी रिलीजियस पे भी प्रोटेक्शन करे। कल को मैं अगर किसी रिलीजियस से फॉलो करती हूँ और समवन एल्स जो कि मेजॉरिटी में है और वो मेरे ऊपर आकर डोमिनेंस करे, मुझे बोले कि कन्वर्ट योर रिलीजन देन इट विल बी अ वेरी बिग इश्यू फॉर मी, ठीक है? सिमिलरली जो तमिलियन लोग वहाँ पर रह रहे थे, उनके लिए भी ये इश्यू होने वाला था। क्यों? क्योंकि वहाँ के नए कॉन्स्टिट्यूशन में उनका देश आज़ाद हुआ, उन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उस नए कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने बोला स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर इन बुद्धिज्म बुद्धिज्म यानी सिर्फ हमारी गवर्नमेंट जो है वो किसको प्रोटेक्ट करने का वादा करती है, बुद्धिस्ट लोगों को ही वो वहाँ पर कंसिडरेट करती है। रेस्ट ऑफ द पीपल फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, उनके लिए कोई जगह ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इस इशू को भी बड़ा जगह मिली जिसकी वजह से लोगों के दिल में जो है गुस्सा इमर्ज होने लगा। एंड ऑल दीज काइंड ऑफ पॉलिसीज ये क्यों हो पाई? क्योंकि सिन्हाला डोमिनेंस कर रही थी किसके ऊपर? तमिल लोगों के ऊपर डोमिनेंस कर रही थी। जिनके रिलीजियस वाइज भी हम बोले तो क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम सबके ऊपर जो है बुद्धिज्म भी डोमिनेंस कर रही है। जस्ट बिकॉज दे वर इन मेजोरिटी। और इसी तरह की फॉर्म को जहाँ पर जिस देश में मेजॉरिटी जो लोग होते हैं, जो मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बनाते हैं और जो दूसरों को ऊपर डोमिनेंस शो करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उसी टर्म को हम मेजॉरिटेरियनिज्म कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम इस पर बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि इसका रिजल्ट क्या हुआ? अब ऑब्वियसली बात है, ना तो उन्हें अपनी लैंग्वेज बोलने दी जा रही है, ना ही उनको जो है अपना जो है जॉब मिल रही है पहले अटेम्प्ट में, वो चाहे कितने भी काबिल हो। फिर उनको जो है ऊपर से जो है उनका रिलीजियस भी प्रोटेक्टेड नहीं है उस देश के अंदर में, तो उनका रिज़ल्ट क्या ही होना है, ठीक है? वो लोग क्या कहेंगे कि हमें बेटा हमें अलग होने दो, ठीक है? जैसे इंडिया में हुआ था, ऑल मुस्लिम लीग ने बोला था, इफ यू रिमेंबर द क्लास 8th टॉपिक्स, ठीक है? तो इन लोगों ने भी क्या करा, अपना एक ग्रुप बनाया, जिसे हम तमिल टाइगर्स कह के बोलते हैं और उन्होंने डिमांड करी एलन की। अब एलएम क्या था, उसे पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं। तमिल टाइगर क्या था, एक मिलिटेंट ग्रुप, ठीक है? उन्होंने बोला हमें एक अलग स्टेट चाहिए, ठीक है? दिस वाज़ द स्टेट जहाँ पर जो है सिर्फ तमिल लोग रहेंगे और वो अपनी मेजॉरिटी से अपनी गवर्नमेंट बनाएँगे और अपने डिसीज़न अपने आप ले पाएँगे। और इस डिमांड के लिए उन्होंने बहुत मतलब 1-2 डिमांड नहीं करा, बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स करी, बहुत ज़्यादा मेहनत करी उन लोगों ने इस डिमांड के लिए, बट एज़ अ रिज़ल्ट उनको ये डिमांड बार-बार डिनाई कर दी जाती थी। कितना भी वो कोशिश कर लें, उनकी डिमांड बार-बार डिनाई ही हो रही थी। एंड एज़ अ रिज़ल्ट उन लोगों का हुआ क्या कि जब बार-बार ये डिमांड डिनाई होने लगी, तो उन लोगों के यहाँ पर जो है सेकंड चीज़ रिज़ल्ट में हुई सिविल वॉर। सिविल वॉर अगर हम बोले तो ये 1 मार्क में आपका डेफिनेशन में भी क्वेश्चन आ सकता है। सिविल वॉर क्या होता है? अ वॉर विदिन द बाउंड्रीज़। एक तो होती है 2 देशों के बीच में बाउंड्री, ठीक है? ऑफ अ नेशन अमंग 2 डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स यू कैन आल्सो राइट। तो सिविल वॉर हो गई वहाँ पर शुरू, ठीक है? अब सिविल वॉर शुरू हो गई तो मतलब जो तमिल लोग हैं वो श्रीलंकन लोगों के खिलाफ हो गए एंड दोनों में लड़ाई होने लगी। उन्होंने अपने राइट्स के लिए बार-बार डिमांड करा एंड एज़ अ रिज़ल्ट ये वॉर ऐसा नहीं 1 साल रो चली, 2 साल चली,
ये वॉर कई साल तक चली और इस वॉर में थाउजेंड्स जो लोग थे, उन्होंने अपनी जान गँवाई। बहुत सारे लोग माइग्रेट हो गए क्योंकि उन्हें देश ही पसंद नहीं आ रहा, जहाँ पर उन्हें राइट नहीं मिल रहे हैं, अपने माइग्रेट हो गए। बहुत सारे सालों तक जो है लोग जो थे दूसरे देशों में रिफ्यूजी बनकर रहे, उनको बहुत इश्यूज़ होने लग फेस करने पड़े। बट जो है उनको कोई रिज़ल्ट नहीं एलएम कभी फॉर्म नहीं हुआ एंड फाइनली वॉर एंड हुई। कब वॉर एंड हुई? 2009 में वॉर एंड हो गई थी, सिविल वॉर। लेकिन स्टिल अभी तक भी दोनों कम्युनिटी के बीच में इश्यूज हैं। ठीक है, इश्यूज है। इस वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ लिया कि श्रीलंका एक देश था, उसकी पॉपुलेशन पढ़ी, वो क्या था उसको लिटिल हमने इंट्रोड्यूस करा। देन हम लोगों ने इश्यू फेस जो वहां पर हो रहा था मेन उसके बारे में डिस्कस किया। नाउ वी हैव आल्सो सीन कि वहां पर रिजल्ट में क्या हुआ, मेजोरिटेरियम का रिजल्ट टर्न आउट कैसे हुआ। जब जहाँ जो देश की गवर्नमेंट होती है वो बार बार जो है डिमांड्स को डिनाई करती रहती है, बार बार डिनाई करती है, तो बेटा उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट सिविल वॉर होता है। ठीक है? और सिविल वॉर की वजह से हजार मतलब हजार तो नहीं, सॉरी, डेकेड्स तक जो है इकोनॉमी भी जो है सेटबैक हो जाती है। अगर हम इकोनॉमिक्स चैप्टर में जाएं क्लास 10th के ही, तो उनमें आप पढ़ोगे, देयर इज अ चैप्टर जहाँ पर आप कंपैरिजन करोगे इंडिया का, चाइना का, श्रीलंका का। इन जब तीनों देशों का एक साथ कंपैरिजन आप करोगे तो वहां पर देखोगे श्रीलंका इज फार मोर बेटर देन अस इन सम एस्पेक्ट। बट अगर हम रियलिटी देखें तो इस एक सिविल वॉर के कारण जो है श्रीलंका की इकोनॉमी हमसे कई जो साल थी वो पीछे हो गई थी। अगर ये ना हुई होती तो वो चाइना से भी आगे होती। ठीक है, तो ये ऐसा मानना है इकोनॉमिस्ट का। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नाउ द सेकंड चीज जो हमने पहली कंट्री पर, बेटा हमने श्रीलंका का जो है सारा आपको समझा दिया है। अब हम आते हैं सेकंड स्टेट बेल्जियम के बारे में। तो बेल्जियम में क्या? मैंने बोला बेल्जियम में भी तो डिफिकल्टीज थी, बेल्जियम की भी तो हमने डिस्कशन किया कि वहां पर भी तो मल्टीपल ग्रुप्स रह रहे थे, वहां पर लैंग्वेज ही 3 तरह की बोली जा रही है। तो वहां पर क्या हुआ? वहां की गवर्नमेंट ने उन लोगों की बात सुनी। क्या करा? उन लोगों की बात सुनी। ठीक है, और उन लोगों को जब हम कहीं घूमने जाते हैं ना बेटा, तो हम एकोमोडेशन ढूंढते हैं, एकोमोडेशन ढूंढते हैं, एकोमोडेशन मतलब रहने लायक घर। ठीक है, तो उन लोगों ने बेल्जियम को अंदर जो है बेल्जियम के अंदर जो है अकोमोडेशन लाने की कोशिश करी, यानी उसे घर की तरह बना। इसके लिए उन तीनों कम्युनिटी के लिए जो वहां पर रह रहे थे, उन लोगों ने उनकी डिमांड्स को डिनाई नहीं किया। अगर फ्रेंच पीपल रिच हैं, पावरफुल हैं और जर्मन पीपल जो है लंबे समय से इकोनॉमिक सेटबैक में हैं, यानी दे आर नॉट दैट मच रिच, दे आर नॉट दैट मच एजुकेटेड, तो उन लोगों ने बेटर पॉलिसीज लाने का प्लान किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं फ्रेंच पीपल जो है आपके रिच हैं, पावरफुल हैं, बट माइनॉरिटी में है तो वो कोई इशू नहीं है, तो आप जैसा भी खुद हैंडल कर लो, जैसे श्रीलंका का किस्सा। यहाँ की गवर्नमेंट ने बेटा अगर हम प्रूफ करें तो उसके लिए आपको बोले तो इन्होंने 4 टाइम, कितने टाइम बेटा? 4 टाइम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। अमेंड करना होता है कि बार बार इम्प्रूव करना। जब आप कोई कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बना देते हो तो उसमें अगर कोई बाद में उसमें कोई चेंजेस आते हैं तो उसे हम अमेंडमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया था। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बार बार कोई पर्टिकुलर ग्रुप, एथनिक ग्रुप बोलता है मुझे इशू है, तो वो सुनते और उसके ऊपर काम करते। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स कि उन्होंने क्या-क्या पॉलिसीज ली जिसकी वजह से बेल्जियम एक प्रॉपर एकोमोडेशन बना फॉर ऑल द 3 कम्युनिटीज जो वहाँ पर रह रही थी। तो फर्स्ट थिंग जो हमने वहाँ पर देखी वहाँ के लॉ में वो थी वहाँ की जो अमेंडमेंट उन्होंने ली, दैट वाज योर इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर। यानी अ, उन लोगों ने बोला आपकी जो पूरी गवर्नमेंट बनेगी उसके अंदर जो है आपके फ्रेंच और डच बोलने वाले जितने भी मिनिस्टर होंगे उनका नंबर हमेशा इक्वल, यानी दोनों कम्युनिटीज के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव। अब आप बोलोगे मैम इसमें जर्मन, बेटा हम थोड़ी देर के लिए जर्मन लोगों को जो है असाइड रखते हैं। ठीक है, थोड़ी देर बाद लास्ट में हम लोग इस पर आएंगे, वी विल डिस्कस कि जर्मन लोगों के लिए क्या किया गया। तो उसमें अगर हम बात करें तो जर्मन लोगों के लिए हम लास्ट पॉइंट हमारा जर्मन लोगों के लिए भी है, उसमें उनके बारे में भी देखा गया क्योंकि इनकी परसेंटेज बहुत कम थी, तो अभी थोड़ी देर के लिए हम उनको असाइड रख रहे हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड स्टेप जो था यहाँ पर था स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट का क्या मतलब है? फेडरलिज्म। ठीक है, यानी इन लोगों ने बोला कि सिर्फ एक सेंट्रल में गवर्नमेंट नहीं होगी, स्टेट गवर्नमेंट्स भी बनेगी और हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो सबऑर्डिनेट नहीं होगी।
सबॉर्डिनेट नहीं होगी किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है? नॉट अ सबॉर्डिनेट टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है? तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट नहीं होगी, इसका मतलब हम इन डिटेल पढ़ेंगे फेडरलिज्म में, बट अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि कुछ इलाके ऐसे होंगे, कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली अपना डिसीजन मेकिंग कर पाएगी, और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐसे इंडिपेंडेंट एरियाज होंगे जिन पर वो डिसीजन मेकिंग कर पाएगी, जैसे मिलिट्री फोर्सेस के ऊपर, या जो कंट्री की सिक्योरिटी और सेफ्टी से रिलेटेड होते हैं। बट दोनों ही गवर्नमेंट जो है एक दूसरे को उन पर जो है बर्डन नहीं बनेंगी, ठीक है? यानी वो अपना खुद का टैक्स कलेक्ट कर सकती हैं, अपना खुद का लॉ बना सकती है, अपनी-अपनी लिमिट्स में लेके, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को डिस्टर्ब करे, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल को डिस्टर्ब करे। तो स्टेट गवर्नमेंट सबॉर्डिनेट नहीं थी आपकी किसकी? जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ब्रुसेल्स जो जो उसकी कैपिटल सिटी थी, ब्रुसेल आपकी कैपिटल सिटी थी बेटा, जहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारे डच स्पीकिंग थे वो माइनॉरिटी में थे। डच यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके 20% थे, और जो आपके फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे वो यहाँ पर मेजॉरिटी में थे, जो कि 80% आपके थे। तो यहाँ पर इनको क्या मिला? सेम यहाँ पर भी बोला गया, यहाँ की कैपिटल सिटी की जो स्टेट गवर्नमेंट बनी, उन लोगों ने यहाँ पर भी बोला इक्वल नंबर होगा। अब आप बोलोगे मैम ये एग्री कैसे कर गए? इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स थे। फ्रांस जिसके अंदर जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग जो है, जिसके अंदर जो है 80% लोग हैं, उन्होंने मान कैसे लिया? ये तो उनके साथ नाइंसाफ़ी होगा। बेटा कॉम्प्रोमाइज़ करना, एडजस्टमेंट्स करना, ठीक है? एडजस्टमेंट एक साइड से नहीं होती, दोनों साइड से होती है। डच लोग जो थे, वो कंट्री में मेजॉरिटी में थे, ठीक है? लेकिन उन्होंने यहाँ पर जो है एडजस्टमेंट करी। उन्होंने कहा ठीक है हम यहाँ पे करते हैं। तो वहीं पर फ्रेंच लोग जो थे, वो यहाँ पर मेजॉरिटी में थे, तो उन्होंने यहाँ, तो उनको बोला भी गया, गवर्नमेंट ने बोला कि कोई इतना एडजस्ट तुम कर लो, इतना तुम एडजस्ट कर लो। तो यानी इन लोगों ने एडजस्ट करके अपने देश को रहने लायक बनाया। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हम बोल रहे थे कि जर्मन को हमने कहीं पे भी कंक्लूड नहीं किया, वो है कम्युनिटी गवर्नमेंट। जिस तरीके से हम फेडरलिज्म चैप्टर में हम लोगों ने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो हम उसमें पढ़ते हैं कि हमारे पास एक थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट भी होता है। जैसे इंडिया के अंदर हम लोग बात करते हैं पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में, ठीक है? तो ऐसे ही वहां पर उन लोगों ने थर्ड टायर ऑफ अ गवर्नमेंट बनाया जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट किसके लिए थे? हर एक कम्युनिटी, यानी फिर चाहे वो डच हो, फिर चाहे वो फ्रेंच हो स्पीकिंग, फिर चाहे वो आपके जर्मन हो, नो मैटर वो कौन से इलाके में रहते हैं, उनके लिए एक गवर्नमेंट बनाई गई। डिफरेंट डिफरेंट तीनों की अलग अलग गवर्नमेंट्स बनी, ठीक है? और वो गवर्नमेंट उनके उनकी खुद की बात होती है। अगर उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें कल्चर वाइज कोई इशू है, तो कल्चर के इशू वो सॉल्व किया करते। उन्हें एजुकेशन से रिलेटेड कोई इश्यूज होते, एजुकेशन के रिलेटेड इश्यूज भी वही सॉल्व करते, और इवन छोटे छोटे जितने भी उनके इश्यूज होते थे, उनको ये कम्युनिटी गवर्नमेंट सॉल्व कर दिया करती थी, ठीक है? तो यानी एक तरीके से देखें तो पावर को क्या कर दिया उन्होंने, शेयर कर दिया। क्या कर दिया? शेयर कर दिया इन ऑल द 3 लेवल, और वो भी लोगों के बीच में, जिससे कि कोई भी ग्रुप अगर कोई इश्यू हो, तो वो अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट को बुझाकर बोल दे कि मुझे तो ये डोमिनेंस करना है, और इस लॉ या इस मॉडल की वजह से कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी दूसरे को डोमिनेंस भी नहीं कर पाती है, क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ पावर्स होती है, सब अपनी बात रखने का राइट कैरी करते हैं, ठीक है? तो हमने ये समझा कि अगर कोई देश के अंदर लोग जो हैं वहाँ के डिमांड कर रहे हैं कि पावर को शेयर करो, हमारे लिए कुछ राइट लाओ, तो 2 केसेस हमने पढ़े। पहला था श्रीलंका, जहाँ पर उन लोगों ने क्या करा, उन्होंने बात नहीं मानी, उन्होंने डिनाय कर दिया। दूसरे केसेस में हमने देखा कि बेल्जियम का केस, उन्होंने बात सुनी, उन्होंने डिसीजंस बनाए, और उन्होंने उसके ऊपर पूरा अमल किया। उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार अमेंडमेंट्स करी, और 4 नए-नए ऐसे लॉ लाए जिन्होंने उनकी कंट्री का बिल्कुल ही रूप-रंग बदल के रख दिया। जो लोग थे अब वहाँ पर शांति से रह रहे हैं, ज ऐसा नहीं है बिल्कुल उनके बीच में इश्यू नहीं है, बट हाँ, अगर कोई इश्यू हाथ आता है तो वो अपनी गवर्नमेंट के पास जाते हैं, उसे सॉल्व कर लेते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के पास जाते हैं और बैठ के बात करके सॉल्व कर लेते हैं। तो यही हम सीखते हैं कि बेटा अगर किसी देश के अंदर पावर शेयर हो रही है, जो हम आइडियली देखें, तो अगर हमें नीड है पावर शेयरिंग तो उसे करी जानी चाहिए, गवर्नमेंट को उनकी सुनी जानी चाहिए। ना कि वहाँ पर मेजॉरिटेरियनिज़्म लाई जानी चाहिए, ना कि वहाँ पर डोमिनेंस जो है, जो मेजॉरिटी है वो डोमिनेंस करे ओवर द माइनॉरिटी, ठीक है? चलिए, अब हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ योर रीज़न फॉर द पावर शेयरिंग।
एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन बेटा, ठीक है, सॉरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो रीजंस क्या क्या हो सकते हैं पावर शेयरिंग के, पहले हम बढ़ते हैं पहला टॉपिक जो है जिसको हम बोलते हैं प्रूडेंशियल रीजन, ठीक है। जो प्रूडेंशियल वर्ड है बेटा, उसका मीनिंग है कैलकुलेटिव वे में हम किसी चीज को कंपेयर कर रहे होते हैं, जो किसी चीज को एनालाइज कर रहे होते हैं, मतलब ज्यादा एनालाइजिंग होती है, जैसे डेटा एनालिस्ट एनालाइज करते हैं ना किसी डेटा को कि अगर ये चीजें हुई, अगर इतने परसेंट ऑफ लड़कियां अटेंड कर रही हैं स्कूल, इतने परसेंट ऑफ लड़के अटेंडेंस कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं स्कूल, तो उनमें से लड़कियों का ज्यादा रिजल्ट आ रहा है। ये क्या है, एनालाइजिंग वे है, ठीक है। और इसी को हम प्रूडेंशियल मेथड कहते हैं, जो कि ज्यादा कैलकुलेटिव होता है। तो प्रूडेंशियल जो मेथड होता है वो ज्यादा कैलकुलेटिव होता है, ये हमें ये बताता है कि इफ पावर इज एंड शेयर्ड, देन व्हाट कुड हैपन। कि अगर पावर शेयर नहीं होगी तो क्या हो सकता है इस देश के अंदर, जैसे कि हमने बात करी, तो पावर शेयर नहीं होगी तो क्या होगी, सिविल वॉर, कन्फ्लिक्ट, सिविल वॉर हो सकती है, कन्फ्लिक्ट हो सकती हैं, दंगे भी हो सकते हैं जो इंडिया में होते रहते हैं बार बार, ठीक है। सिविल वॉर, कन्फ्लिक्ट हो सकती हैं, और क्या हो सकती है बेटा, मेजोरिटी जो हो सकती है वो डोमिनेंस कर सकती है अपनी, या एक्सप्लॉइट कर सकती है, डोमिनेट ओवर माइनॉरिटी, ठीक है। और बेसिकली हमें कह सकते हैं वहाँ की यूनिटी हिंडर हो सकती है, यूनिटी नहीं होगी, यूनिटी नुकसान में आ सकती है। तो ये सारे हैं प्रूडेंशियल मेथड्स जो हमें बता रहा है, प्रूडेंशियल रीजन जो ये बता रहा है कि अगर किसी देश के अंदर पावर शेयर नहीं होगी तो ये चीजें हो सकती हैं, ये चीजें आएंगी, और अगर शेयर होंगी तो ये नहीं होंगे। वहीं पर हमारा दूसरा रीजन होता है बेटा मोरल रीजन। अब आप एक बात बताइए, सही तो चल रहा था, एक राजा हुआ करता था, वो अपनी प्रजा के लिए कुछ डिसीजन ले लिया करता, ठीक है, सही चल रहा था। फिर एक डिक्टेटर होता था, वो भी अपने जो सब्जेक्ट हुआ करते थे, उनके लिए कोई डिसीजन ले लिया करता था। इश्यू क्या? बिकॉज़ प्रजा के लिए जो डिसीजन लिया जा रहा था बेटा, उसमें प्रजा की तो कोई मतलब इंटरफेरेंस थी ही नहीं, है ना? ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इनको कोई अलाउंस ही नहीं है कि वो अपने बारे में कुछ बोल सकें, वो कुछ डिमांड कर सकें, ठीक है? बट देन वी गॉट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में जो लोग हैं, जो पीपल हैं, उन्हें सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जाता है। और सिटीजन्स को राइट है कि अगर उन्हें कुछ है, तो वो अब फ्रीडम कैरी करते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारी चीज़ आपको याद है ना? तो वही सारी चीज़ वो कैरी करते हैं। यानी ये सब क्यों है? क्योंकि इनके पास क्या है? ये जो लोग हैं, इनके पास क्या है? पावर है बेटा। क्या है? पावर है। और पावर इनके पास क्यों है? क्योंकि पावर शेयरिंग होती है डेमोक्रेसी के अंदर। तो यानी मोरल रीजन क्या कहता है? वो हमें मोरली बता रहा है कि एक देश में अगर डेमोक्रेसी है, एक देश में अगर हमें यूनिटी कैरी करनी है, तो उसकी ट्रू स्पिरिट वी कैन से कि पावर शेयरिंग इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो आई होप आपको अब क्लियर होगा कि मोरल रीजन ये बताता है कि डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग उसकी आत्मा है, ठीक है। वो मोरली बता रहा है कि ये चीज है कि अगर गवर्नमेंट है, वो बनी ही इसलिए है, वो गवर्नमेंट फॉर्म ही इसलिए हो पाई है क्योंकि लोगों ने उसे चूज किया है, और लोगों के पास वोटिंग राइट्स है, क्योंकि उनके पास पावर है, क्योंकि पावर शेयर हो रही है इस देश के अंदर। अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो डेमोक्रेसी भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी में बनती है वो अकाउंटेंट होती है, ट्रांसपेरेंसी उसको मेंटेन करके रखनी पड़ती है टू द पीपल, ठीक है। ये हम और वो बेसिकली ये सारी चीजें हम ऑलरेडी क्लासेस 8th में, क्लासेस 9th में पढ़ चुके हैं। चलिए, आई होप अब आपको ये रीजन भी क्लियर होंगे। दिस वाज नॉट अ वेरी बिग टॉपिक, बट जो इम्पोर्टेंट चीजें थी ये आपका आता जरूर है, इससे क्वेश्चन बन जाता है कभी, ठीक है।
जनरली, तो इसके ऊपर ज़रूर आप फ़ोकस करना और आप एग्ज़ाम्पल लिख सकते हो। इट इज़ मोर अ कैलकुलेटिव रीज़न, प्रूडेंशियल जो है वो एनालाइज़ ज़्यादा करता है चीज़ों को, वो रिज़ल्ट देता है, वो आउटकम पर ज़्यादा फ़ोकस करता है। किस पर फ़ोकस करता है? आउटकम पर ज़्यादा फ़ोकस करता है, ठीक है? ये प्रोसीज़र पर ज़्यादा फ़ोकस करता है। ये बताता है कि रियलिटी क्या है, ये स्प्रिट के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करता है डेमोक्रेसी पे। चलिए, लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर जो हम इनिशियल में पढ़े थे कि ग हमारी पावर शेयर किस-किस के बीच में होती है। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में 2 जो ग्रुप है, उनका क्वेश्चन हमें जनरली ज़्यादातर देखने को मिलता है, दैट इज़ वर्टिकल एंड हॉरिज़ॉन्टल, ठीक है? एक-एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला होता है हॉरिज़ॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये किस-किस के बीच में होता है? आपका पहला हम कहते हैं एग्ज़ीक्यूटिव, दूसरा आपका होता है जुडिशियल, तीसरा आपका होता है क्या होता है? लेजिस्लेटिव। एनसीईआरटी में इसको पावर शेयर अमंग द डिफरेंट ऑर्गन भी बोला गया है, अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है? डिफरेंट ऑर्गन क्यों बोला गया है? ये सपोज़ कर लो एग्ज़ीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेटिव, ये 3 ऑर्गन हैं आपके और तीनों अपने-अपने काम करते हैं। लेजिस्लेचर में बैठे हुए एमएलए जो हैं, अपना बिल पास करते हैं और उसके बेसिस अपने लॉ फ़ॉर्म कर लेते हैं, अमेंडमेंट्स के थ्रू जो भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ ऐड करने का काम करते हैं। फिर आपके होते हैं पुलिस वाले जितने होते हैं, पुलिस हम इसमें एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? तो पुलिस क्या करती है, उस लॉ को एग्ज़ीक्यूट करवाती है, एग्ज़ीक्यूशन ये करवाती है, उसको यूज़ करवाना, इम्पोज़ करवाना इसका ये काम है, ठीक है? ये उसको इम्पोज़ या एग्ज़ीक्यूट करवाती है, ठीक है? वहीं जुडिशरी जो होती है, उसके बेसिस पर उसको यूज़ करके, ठीक है? उसके यूज़ करके जजमेंट्स पास करती है, ठीक है? कि क्या लॉ है, क्या उसने सही किया या नहीं किया, वो लॉज़ के बेसिस पर आकर वो लॉ लेजिस्लेचर ने बनाए होते हैं। बेटा ये हॉरिज़ॉन्टल पावर शेयर है, ऐसा क्यों बोला गया है यहाँ पर, वो भी अब हम समझ लेते हैं। देखो, एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि सपोज़ करो एक एमएलए है, उसने कुछ गड़बड़ी कर दी, उसने घोटाला करा, उसने एक स्कैम कर दिया। अभी जो स्कैम उसने किया है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किसी ने देखा कि स्कैम हो रहा है और वो गया किसके पास? एग्ज़ीक्यूटिव के पास गया, यानी पुलिस के पास गया और पुलिस ने उसके अगेंस्ट जो है उसके अगेंस्ट जो है क्या दर्ज करा ली? एफआईआर दर्ज करा दी। अब एफआईआर फर्स्ट इंसिडेंट जो इमीडिएट रिपोर्ट उन्होंने वहाँ पर जाकर करवा दी है, उसके बेसिस पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, ठीक है? इन्वेस्टिगेशन के बाद में अगर उन्हें कुछ प्रूफ्स विदिन जो है कुछ आवर्स उनके होते हैं लिमिट्स, उसके बाद वो उसको जज के पास पेश करेगी। फिर वहाँ पे लॉयर्स एक-दूसरे से बहसबाज़ी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर क्वेश्चन्स करेंगे एंड देन फाइनली ऑन द बेसिस ऑफ प्रूफ्स जो जज है वो क्या करेगा? एक अपना जो है ऑर्डर पास कर देगा, ठीक है? यानी लेजिस्लेचर के पास बहुत पावर कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बना सकता है, लेकिन फिर भी उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो अपनी पावर्स का एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है? पावर अगर एक्सप्लॉइट करेगा, तो उसको भी जो है इश्यू फेस करने पड़ेंगे, ठीक है? तो पावर एक्सप्लॉइटेशन करने का राइट इसको भी नहीं है। सिमिलरली अगर कोई जज कोई गलती करता है, तो फिर से वही सेम चलेगी, कोई दूसरा जज उसकी जो है जजमेंट पास करेगा, ठीक है? इसी तरीके से पुलिस वाला कोई अपनी पावर का जो है मिसयूज़ करता है, किसी से ज़्यादा जो है करप्शन यूज़ करता है, वो करप्शन कर रहा है ज़्यादा ही, तो उसका भी हम लोगों को सेम प्रोसीजर देखने को मिलता है। अब इसी सिस्टम को जहाँ पर कोई भी ग्रुप जो है वो सब अपनी खुद की इंडिपेंडेंट पावर एन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी राइट नहीं है कि वो अपनी इंडिपेंडेंट पावर्स को एक्सप्लॉइट करें। ऐसे सिस्टम को हम कह देते हैं चेक एंड बैलेंस। क्यों? क्योंकि सबके पास ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ पावर्स होती है। किसी के पास ज़्यादा या किसी के पास कम नहीं होती है। सब अगर कोई ना कोई इश्यू होगा तो वो दूसरे के जो है आगे जो है एक्शन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है? नाउ द सेकंड इज़ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है? तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात अगर हम करें तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा समझा देती हूँ इसके बारे में। देखिए बेटा, वर्टिकल हम कह रहे हैं ऐसे और यहाँ पर एक वर्ड भी यूज़ करा है फेडरल डिवीज़न। अभी मैंने आपको लास्ट में समझाया उसमें समझाया था क्या नाम है आपकी बेल्जियम की स्टोरी में कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट होती है, किसी-किसी देश में तो ये 2 ही होती हैं, ठीक है? और उसके भी नीचे क्या होती है आपकी एक लोकल गवर्नमेंट होती है।
अब लोकल गवर्नमेंट को बेल्जियम के केस में बोला गया था कम्युनिटी गवर्नमेंट, इंडिया के केस में लोकल गवर्नमेंट 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पंचायत एंड आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में डिवाइडेड है, ठीक है? तो यानी सबसे ज़्यादा पावर सेंट्रल, फिर स्टेट, फिर लोकल गवर्नमेंट कैरी करती है, ठीक है? तो ये बजट बनाती है, उससे बजट यहाँ पर भी ट्रांसफर होता है और उससे यहाँ पर भी ट्रांसफर होता है। हाँ, ये ज़रूरी है कि इनके पास अपने खुद के कुछ एरियाज़ होते हैं, जिसमें ये खुद अपने डिसीज़न बना सकते हैं, यानी ये एक-दूसरे के सबऑर्डिनेट नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी राइट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हायरार्की में स्टेट और लोकल गवर्नमेंट से बड़ी गवर्नमेंट होती है, ठीक है? तो इसीलिए इसको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी बोलते हैं या फिर हम इसको बोलते हैं पावर शेयर अमंग द डिफरेंट लेवल और टायर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है? नाउ द थर्ड पार्ट, इन दोनों के बीच में बेटा डिफरेंस टेबल बनाने के लिए आ जाता है और जो थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है वो है आपकी कम्युनिटी गवर्नमेंट के बीच, ठीक है? अभी कम्युनिटी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लास्ट बेल्जियम की स्टोरी में पढ़ा, जहाँ पर हमने देखा फ्रेंच का कम्युनिटी गवर्नमेंट है, वहाँ पर हमारा जर्मन का कम्युनिटी गवर्नमेंट है, वहाँ पर हमारा क्या है आपका डच का भी कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग से बनाया गया था, ठीक है? यहाँ पर इंडिया में क्या होता है, कम्युनिटीज़ को डिवाइड किया गया है, जैसे हम देखें हमारे यहाँ पर ओबीसी होती है, जनरल कैटेगरी होती है, फिर एससी, एसटी भी होती है, फिर आपका जो है अलग मुस्लिम्स एंड सिख्स के लिए भी अलग-अलग जो है राइट स्पेशल राइट्स इनके लिए होता है, ठीक है? जो जितनी जो है आपकी माइनॉरिटी में होता है, उतने राइट्स अलग-अलग इलाके में उनको मिले होते हैं। इन्हीं चीज़ों को हम कहते हैं रिज़र्वेशन। हमारे यहाँ रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाती है बेटा। इन इंडिया वी हैव प्रोवाइडेड, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड अ स्पेशल राइट्स टू दोज पीपल जो सोशली बैकवर्ड हैं, जो सोशली ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जो बेसिकली आपके अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं, या फिर जो मुस्लिम्स होते हैं, या फिर जो आपके सिख, या फिर अदर जम्मू एंड कश्मीर से या गोरखा ग्रुप के जो होते हैं लोग, उनको अलग से रिजर्वेशंस मिलती है, ठीक है? ऐसा क्यों है बेटा? बिकॉज दीज पीपल्स हैव समथिंग, इनका एथिकल जो ग्रुप था, इनका जो एथनिक ग्रुप जो होता है, वो इनका थोड़ा-सा बैकवर्ड होता है हम लोगों से। अभी आप लोग जो मेरी क्लास देख रहे हो, यू आर सिटिंग एट योर होम एन्जॉयिंग दिस क्लास एट योर बेड और एट मेबी योर टेबल। तो ये सब क्यों पॉसिबल हो पा रहा है? बिकॉज़ यू हैव द फैसिलिटीज़, यू हैव द अपॉर्च्युनिटीज़, बट दीज़ गाइज़ जो जंगल में बैठे हैं या कहीं पर ऐसे इलाके में बैठे हैं जहाँ पर उनको इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं मिल रही है बेटा, उन लोगों के लिए रिज़र्वेशन देना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग कल को सेम एग्ज़ाम के डील करोगे। तो उन लोगों के पास इतने राइट्स नहीं है, तो उनको भी फिर जो है आपके हिसाब से आपकी तो कट ऑफ ऊपर जाएगी, उनकी कट ऑफ नीचे जाएगी। तो ये होता है रिज़र्वेशन। इसके अलावा हमारे यहाँ पर पावर शेयर पॉलिटिकली भी होती है। अगर हम बात करें तो मैम पॉलिटिकली कैसे? आप देखिए, पहला तो आप यही समझ लीजिए कि हमारे पास 2 पार्टीज़ हमेशा रह जाती हैं। एक तो विनिंग पार्टी हो जाती है, एक आपकी जो होती है अपोनेंट पार्टी हो जाती है। जैसे अभी के लिए हम बोल लेते हैं बीजेपी कांग्रेस कर लेते हैं, ठीक है? तो अगर बीजेपी विनिंग पार्टी है, कांग्रेस जो है आपका जो है अपोनेंट पार्टी है, तो बेटा बीजेपी कोई भी डिसीजन बनाएगी ना, तो अपोनेंट पार्टी उसके ऊपर उससे क्वेश्चन कर सकती है। जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, जो विनिंग पार्टी होती है, उसके पास तो बहुत ज़्यादा पावर होती है, लेकिन अपोनेंट पार्टी के पास भी पावर होती है, वो अपना क्वेश्चन कर सकती है, वो उससे पूछ सकती है कि आपके किस बेसिस पर ये डिसीजन लिया, आपको इससे क्या ग्रोथ मिल रही है, आपने क्या-क्या पॉलिसीज़ यूज़ करी, वो क्वेश्चन्स पूछ सकती है, और जो हमारी रूलिंग पार्टी है, उसको मेजॉरिटीली आंसर देना पड़ता है, क्योंकि वो आंसर्स वो क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि वो लोगों तक पहुँचाना चाहती है। सिमिलरली अगर हमारे यहाँ पे जैसे अभी हमने कुछ टाइम पहले जो स्ट्राइक देखी, फार्मर स्ट्राइक देखी, क्या है? लोगों के पास पावर है तभी तो वो स्ट्राइक कर रहे हैं, अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उनके पास, तो वो अपने हिसाब से पावर हमारे यहाँ पर जो है प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स के अंदर भी डिवाइडेड होती है। तो इस चैप्टर में बेटा इतना ही है, आज के लिए हम इतना ही इसको रखते हैं। तो लेट्स कंप्लीट दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।